Hello everyone, welcome to your channel. Today will we discuss about mount in mounting media. ठीक है, ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं माउंट और माउंटिंग मीडिया के बारे में। ये बेसिकली हिस्टोलॉजी सब्जेक्ट का है टॉपिक होता है और ये टिश्यू प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये जाना था कि एच एंड स्टेनिंग क्या होती है, कैसे उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कौन कौन से वहां पर एलम यूज किया जाता है, ये हमने पूरा होल जानकारी लिया था। ठीक है, तो वो लेक्चर अगर आप नहीं वॉच किए हैं तो एक बार आप जरूर उसको जो है तो वॉच आउट करिए। क्लियर। तो आज बात करने जा रहे हैं यहाँ पर माउंटिंग मीडिया के बारे में। एक्चुअल में जो माउंटिंग मीडिया की जाती है यहाँ पर, ठीक है, जो माउंटिंग की प्रोसेस की जाती है, जैसे आप एच एंड डी स्टेनिंग कंप्लीट करेंगे, टिश्यू प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग में स्टेनिंग कंप्लीट करेंगे, तो उस दौरान पर क्या होता है कि माउंटिंग की एक प्रोसेस आ जाती है। ठीक ना, माउंट क्यों किया जाता है? क्योंकि हिस्टोलॉजी लेबोरेटरी में कुछ स्लाइड जो होती है लॉन्ग टाइम तक उसको जो है प्रिजर्व करके रखना पड़ता है, ठीक ना, फर्दर स्टडी के लिए। और साथ में प्रेजेंट उसमें मार्फोलॉजिकल जो टिश्यू और सेल्स होते हैं उन सभी को प्रिवेंट करने के लिए इस तरीके से प्रोसेस अप्लाई की जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि एक्चुअल में माउंट और माउंटिंग मीडिया क्या काम हो रहा है इसका। तो मेन फंक्शन ऑफ द माउंटिंग मीडिया इज टू गिव अ प्रोटेक्टिव कवर कवर। ठीक ना, मतलब कहने की ये है कि इसका मेन फंक्शन ये बता रहा है माउंटिंग मीडिया का, ठीक है, कि ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है। किसको? ओवर द स्मीयर, जो स्मीयर आप तैयार किए हैं टिश्यू की उसको, एंड मेक अ परमानेंट बॉन्ड बिटवीन द कवर स्लिप एंड द स्लाइड। ठीक ना, कवर स्लिप और स्लाइड इन दोनों के बीच का है ये परमानेंट एक बॉन्ड को प्रिपेयर करेगा और साथ में उसको प्रोटेक्शन देने का भी काम करेगा। क्लियर। अब माउंटिंग मीडिया जो होता है, कह सकते हैं एक टाइप का फ्लूइड होता है। ठीक ना, क्या होता है? एक टाइप का है फ्लूइड कह सकते हैं, कि लिक्विड पदार्थ होता है जो कि क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट द स्टेन ऑफ द स्लाइड एंड द टिश्यू फ्रॉम द चेंजिंग इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट लाइक द एक्सट्रीमली हीट, कोल्ड एंड कंटामिनेशन। कहने का मतलब ये है कि इसका काम क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है स्लाइड ऑफ स्टेन ऑफ द स्लाइड, मतलब कि स्लाइड के ऊपर जो आप स्टेन किए हैं एज वेल एज जो टिश्यू है उसको भी ये प्रोटेक्शन देने का। फ्रॉम कहाँ से दे रहा है ये प्रोटेक्शन? चेंजिंग इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जैसे एक्सट्रीमली हीट, अगर एक्सट्रीमली हीट की प्रोसेस हो रही है, ठीक ना, किसी कारणवश लेबोरेटरी में, या कि कोल्ड मॉइस्ट की कंडीशन बन रही है, ठीक है ना, या कि किसी कंटामिनेशन है प्रेजेंट है, तो इन सभी चीज अगर वहां पर उत्पन्न हो रही हैं, या कि माइक्रोबियल ग्रोथ वगैरह, फंगस पैरासाइट्स, या कि कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, ये सभी अगर ग्रोथ हो रही हैं स्लाइड में, इन सभी को प्रोटेक्शन देने के लिए और उसको बचाने के लिए इस तरीके से प्रोसेस की जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर समझेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, क्योंकि प्रॉपर्टीज जाना बहुत ही जरूरी है माउंटिंग मीडिया की। ठीक है ना, यहाँ पर प्रॉपर्टीज में आने से पहले एक चीज आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, आप लोग अगर फिजिक्स में पढ़े होंगे, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, कि जैसे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्लाई करती हैं तो उस दौरान होता क्या है, ठीक है, कि जैसे आप देखे होंगे कि किसी आप एक टप लीजिए, या कि आप जो है ग्लास वगैरह लीजिए और उसमें आप पानी डालिए, ठीक ना, सनलाइट के प्रेजेंस में, और अपना हाथ डालेंगे तो उसमें आपको स्लाइटली टिल्ट नजर आएगा। ठीक है ना, मतलब हल्का टेढ़ा नजर आएगा, वही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप साधारण भाषा में समझ के रखिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो आप कवर स्लिप यूज कर रहे हैं और साथ में ग्लास स्लाइड यूज कर रहे हैं, तो इन दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक ना, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम नहीं रहेगा, तो जो आप कवर स्लिप और ग्लास स्लाइड है के बीच में आपका टिश्यू है, तो जब आप इसको माइक्रोस्कोपी करके देखेंगे तो टिश्यू कहीं और दिखेगा और ग्लास स्लाइड कहीं और नजर आएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान देना पड़ता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द माउंटिंग मीडिया शुड बी 1.5 टू 1.454। ठीक है ना, मतलब कहना कि यहाँ पर ये है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है माउंटिंग मीडिया का, ऑलमोस्ट माउंटिंग मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही देखने को मिलेगा 1.52 से लेकर के 1.54 तक। ठीक ना, ये आप हमेशा याद रखिएगा।
माउंटिंग मीडिया शुड बी द कलरलेस, ऐसा माउंटिंग मीडिया यूज करेंगे जो कैसा हो, ये कलरलेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कलरफुल यूज कर रहे हैं तो आप उसमें जो आप दोबारा देखेंगे माइक्रोस्कोपी करके तो उसमें आपको जो है टिश्यू सेल्स नजर ही नहीं आएंगे, ठीक है। क्विकली ड्राई एंड स्टिक आउट टू द स्लाइड, मतलब कि जल्दी स्लाइड ड्राई होनी चाहिए और स्टिक जल्दी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास अगर वर्क लोड है और ये माउंटिंग मीडिया की खासियत ये नहीं होगी, जल्दी वो ड्राई नहीं होगा तो आप वेट करते रहेंगे और वेट करते करते जो होता है पेशेंट भी आपका जो होता है निपट जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजों को ध्यान देना पड़ता है, छोटी छोटी। क्लियर? तो ये इतनी खासियत होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्ट कंटामिनेशन पार्टिकुलरली द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स, ठीक ना। जो माइक्रोब्स ग्रोथ हो रही हैं उसको रजिस्ट होना चाहिए, मतलब कि ऐसा मीडिया यूज होना चाहिए कंटामिनेशन के रिलेटेड में। इट शुड नॉट रिएक्ट विद द स्टेन और द टिश्यू, ठीक ना। ऐसा माउंटिंग मीडिया होना चाहिए जो टिश्यू और स्टेन दोनों के बीच में रिएक्शन ना करे, किसी प्रकार का भेदभाव ना करे। नहीं तो अगर ऐसा रिएक्शन कर जाएगा तो आप अगर आज इस स्लाइड को स्टेन करके प्रिपेयर करके रखें तो 2 दिन बाद देखेंगे उसमें पूरी रिएक्शन हो जाएगी और आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि इट शुड बी द मिसिबल विद द क्लियरिंग एजेंट है, ठीक ना। अब यहाँ पर थोड़ी सी इंटरेस्टेड स्टोरी है। कल हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बताया था कि जब जैसे आप HND स्टेनिंग की प्रोसेस कंप्लीट करती हैं तो लास्ट में आप डिहाइड्रेशन और क्लियरिंग करती हैं, ठीक है ना। क्लियरिंग के बाद लास्ट में ही डाइट क्या जाता है, माउंटिंग मीडिया की प्रोसेस हो जाती है। तो उस दौरान में आप क्लियरिंग एजेंट यूज करते हैं जाइलिन का, ठीक है ना। तो ये क्लियरिंग एजेंट जाइलिन के साथ मिसिबल होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर ये अपने आप में ये रिएक्शन शो कर जाएगा, ठीक है। ये चीज को आप ध्यान देना पड़ेगा। और न्यूट्रल पीएच टू प्रिवेंट द फेडिंग ऑफ द स्टेन, ठीक ना। मतलब कि पीएच इसका न्यूट्रल होना चाहिए जो कि स्टेन को फेडिंग होने से प्रिवेंट करे। फेडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आप धूप में कोई एक कलरफुल कपड़ा है, ठीक ना, उसको आप जो है धूप में डाल देते हैं सूखने के लिए, धीरे धीरे देखते हैं कि उसका कलर जो होता है फेड होने लगता है। तो ये उससे क्या कर रहा है, स्टेन से प्रिवेंट कर रहा है। क्लियर? न्यूट्रल पीएच के मामले में अगर ऐसा नहीं होगा तो आप जो मार्फोलॉजी तैयार किए हैं टिश्यू और सेल्स की तो वो फेड होकर के फेड आउट हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट और इम्पोर्टेंस पॉइंट बताने जा रहे हैं कि लो विस्कोसिटी, ठीक ना। मतलब कि जो माउंटिंग मीडिया है उसकी लो विस्कोसिटी होनी चाहिए। विस्कोसिटी का मतलब होता है चिपचिपा, मतलब कि बहुत ही ज्यादा ये जो होता है लिक्विड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे आप इसको कवर स्लिप पर या कि आप ग्लास स्लाइड पर पुट करेंगे, ठीक है ना, तो एट द टाइम द बबल्स फॉर्मेशन, ठीक ना, उसी समय क्या हो जाएगा, बबल्स का फॉर्मेशन। बबल्स मतलब छोटे छोटे जो होता है आपको बबल नजर आएंगे, ठीक है। तो वो फॉर्मेशन हो जाएंगे अगर विस्कोसिटी इसकी हाई रहेगी, और साथ में जो होता है स्लाइड अलग फ्लोट होने लगेगा और आपका जो होता है कवर स्लिप अलग फ्लोट होने लगेगा। क्लियर? ये चीज इसकी खासियत होनी चाहिए, प्रॉपर्टी। क्लियर? होप सो आप इसकी प्रॉपर्टी समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर समझेंगे टाइप्स ऑफ द माउंटिंग मीडिया, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ माउंटिंग मीडिया में जो होता है यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंस अगर बात करेंगे तो मेनली 3 टाइप्स के ही बताया जाता है जो लेबोरेटरी में फर्दर यूज किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे न्यूट्रल रेजिन या कि नेचुरल रेजिन, ठीक ना। रेजिन का मतलब होता है ऐसा सबस्टांस, ठीक ना, ऐसा मीडिया जो कि फ्लेमेबल हो, ठीक है, ज्वलनशील हो, उसको रेजिन कहा जाता है। तो ये न्यूट्रल रेजिन और नेचुरल रेजिन होता है। सेकंड यहाँ पर सिंथेटिक रेजिन और थर्ड है एक्वस मीडिया, एक्वस रेजिन, ठीक ना। तो नेचुरल के अंतर्गत कनाडा वल्सम आता है, ठीक ना, गम गामर है और यू पर्लर, ये मोस्ट इंपोर्टेंस यूज किए जाती हैं। आप यहाँ पर इमेज से भी देख सकते हैं, ये कनाडा वल्सम इस तरीके से नेचुरली तरीके से पेड़ से उगाया जाता है, ठीक ना। बल्सम का मीन्स होता है एक तरह कह सकते हैं कि पेड़ की बात कर रहा है, ये पेड़ का नाम है। सिंथेटिक रेजिन की बात करेंगे तो यहाँ पर डीपीएक्स आता है, और डीपीएक्स जो होता है मोस्ट कॉमनली लेबोरेटरी में यूज होने वाला मीडिया होता है, ठीक ना, और सबसे ज्यादा आजकल इसी का यूज किया जाता है। इसका फुल फॉर्म जरूर आप याद रखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक ना। डाईब्यूटिल पैथिलेट पॉलीस्टीरीन जाइलिन, ठीक ना, यह किसी को बोला जाता है डाईब्यूटिल प्लास्टिसीजर जाइलिन, इसको आप याद रखिएगा, ठीक ना। इस तरीके से आपको जो होता है ब्राउन कलर बॉटल में ये
नजर आएगा, ठीक है ना। ब्राउन कलर वाटर में क्यों रहता है, क्योंकि इसको सनलाइट से प्रिवेंट करना पड़ता है, जो इसमें लाइट वगैरह अगर पड़ रही है तो उससे क्या करना पड़ता है, प्रिवेंट करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर समझेंगे एक्वस मीडिया। एक्वस मीडिया के अंतर्गत ग्लिसरीन, पॉलीविनाइल अल्कोहल ये सभी आ जाते हैं, क्लियर। ये आपको पैकेट में गम डामर नजर आ रहा है, ठीक है। ये आपको यू पैरेलल नजर आ रहा होगा इस बॉटल में, ठीक है। और ये बॉटल में आपको ग्लिसरीन माउंटिंग मीडिया नजर आ रहा है। कुछ इस तरीके से ये मार्केट में अवेलेबल रहता है, तो आप आसानी से इसको समझ सकती हैं, क्लियर। चलिए आगे समझ लेते हैं और यहाँ पर इसका डिटेल्स में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रल रेजिन को। न्यूट्रल रेजिन या कि नेचुरल रेजिन को हाइड्रोफोबिक, एडहेसिव, ऑर्गेनिक या कि नॉन एक्वस मीडिया भी कहा जाता है। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना, ये पॉइंट को। इसको हाइड्रोफोबिक, एडहेसिव, ऑर्गेनिक और नॉन एक्वस मीडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला जो होता है न्यूट्रल रेजिन कनाडा वाल्सम होता है, ठीक है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है 1.523 होता है। और जो कनाडा वल्सम होता है वेल सोल्यूबल इन द जैलिन। अब यहाँ पर पॉइंट समझिए, अभी हमने प्रॉपर्टीज में एक्सप्लेन किया था आपको, ठीक है, कि ये क्लियरिंग एजेंट के साथ मिसबल होना चाहिए, ऐसा मीडिया यूज करना है। तो यहाँ पर वही पॉइंट बता रहा है, ये कनाडा वर्सन जो होता है वेल सोल्यूबल होता है जैलिन के साथ। और ज्यादातर इसको जो होता है, जब डीपीएक्स की डिस्कवर नहीं हुई थी, डीपीएक्स को नहीं लाया गया था, तो सबसे ज्यादा कनाडा वर्सन ही यूज किया जाता था, क्लियर। कंपोजिशन की अगर बात करेंगे, कैसे आप इसको प्रिपेयर करेंगे, तो कनाडा वर्सन को 60 ग्राम लीजिए, ठीक ना, और जैलिन 100 ml, इन दोनों को मिक्स करके आप तैयार कर लीजिए, तो आपका कनाडा वल्सम रेजिन मीडिया तैयार हो जाएगा। डिसएडवांटेज क्या हुआ, क्यों इसको इरेडिएट किया गया, क्यों इसको हटाया गया आजकल से, ये चीज को समझिए। कभी कभार ये क्या होता है, येलो स्टेनिंग आफ्टर द सम टाइम, कहने का मतलब ये है कि जब आप स्टेनिंग करके रख देती हैं इसको माउंट करके, तो ये येलो कलर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक ना। और ये स्टिक ड्राई होने के लिए टाइम टेकिंग होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास बहुत सारे सैंपल हैं, ठीक है ना, और आपको जो है बहुत सारे स्लाइड को माउंट करना है, तो अगर वो जल्दी से स्टिक नहीं हो पाएगा, टाइम लेगा, तो उसमें आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा और साथ में जो होता है आप आगे की फर्दर प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको जो है स्किप किया गया। नेक्स्ट है बेसिक डाई आर द पुअर प्लेजर। अगर बेसिक डाइस यहाँ पर रहती है तो वो पुअरली प्रिजर्व करके रखता है, ठीक ना। कनाडा वल्सम इज नॉट यूज्ड नाउ आर डेज, ठीक ना, आजकल इसका यूज नथिंग हो गया, मतलब कि ना के बराबर ही यूज किया जाता है, क्लियर। नेक्स्ट समझेंगे यहाँ पर सिंथेटिक रेजिन से। सिंथेटिक रेजिन जो होता है इसको डीपीएक्स के नाम से भी जाना जाता है, कुछ इस तरीके से बॉटल में आपको अवेलेबल देखने को मिलेगा। फुल फॉर्म जरूर आप इसका याद रखिएगा, और कुछ याद करिए ना करिए, ठीक ना। डी फार होता है डाई स्ट्रीन डाई ब्यूटिल, ठीक ना। पी फार होता है प्लास्टिसीजर, ये किसी को बोला जाता है ट्राइसेल ट्राइक्रिसिल फॉस्फेट, ठीक ना। और यह यक्स फार होता है जैलिन। यहाँ पर एक्चुअल में 3 तरीके से रीजेंट यूज करके इसको तैयार किया गया है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है डीपीएक्स है, ठीक है ना। डीपीएक्स जो होता है मोस्ट कॉमनली सिंथेटिक रेजिन होता है, ठीक है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.523 होता है। और डीपीएक्स जो होता है कैसा होता है, कलरलेस होता है, और ये स्टेन को प्रिजर्व करता है वेरी वेल, ठीक ना, अच्छे तरीके से प्रिजर्व करके रखता है। वेरी क्विकली ड्राइज, ठीक ना, जल्दी ये ड्राई कर देता है स्लाइड को, ठीक है ना। और डीपीएक्स शुड बी द liberally over the slide, ठीक ना, overly lever the slide and excess dpx should be the wiped off from the cover slip margin। कहने का मतलब ये है, आगे हम प्रोसीजर भी समझेंगे, ठीक है, कि अगर ये इसमें डीपीएक्स आप ओवर जो होता है स्प्रेड कर दिए हैं स्लाइड के ऊपर, ठीक है ना, लेकिन इसको आप लिबरली ओवर यूज करिए। अगर एक्सेस उसमें हो गया है तो आप उसको टिश्यू पेपर से क्या करिए, वाइप कर दीजिए, ठीक है ना। ये बता रहा है यहाँ पर, क्लियर। आगे समझेंगे हम एक्वस मीडिया, ठीक ना। एक्वस मीडिया को हाइड्रोफिलिक या कि नॉन एडहेसिव कहा जाता है, ये चीज को आप याद रखिएगा, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर हम देखे थे न्यूट्रल या कि नेचुरल को हाइड्रोफोबिक कहा जाता था, और इसको हाइड्रोफिलिक कहा जा रहा है। ये दोनों शब्द आप को हम एक्सप्लेन करेंगे जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे उसमें, क्लियर। एक्वस जो मीडिया होता है ये यूज किया जाता है, तब यूज किया जाता है, ठीक है, ध्यान से समझिए, तब यूज किया जाता है जब डिहाइड्रेशन बाय द एल्कोहल और क्लियरिंग बाय द जाइलिन, ठीक ना। जब आप डिहाइड्रेशन कर रहे हैं एल्कोहल के द्वारा या कि जाइलिन के द्वारा जब क्लियरिंग कर रहे हैं, उस दौरान
टिश्यू के स्टेन में क्या हो रहा है, इफेक्ट देखने को मिल रहा, उसमें अफेक्टेड की प्रोसेस हो रही, मतलब कहीं ना कहीं उसको जो होता है चेंजेस ला रहा, उस दौरान जो होता है यहाँ पर एक्वस मीडिया यूज किया जाता है। और स्प्लिक कब यूज किया जाता है, जब आपके पास फैट स्टेन, मतलब कि फैट टिश्यू हो, ठीक है ना, जो कि सुडान ब्लैक बी के द्वारा स्टेन किया जा रहा है, तो फैट टिश्यू के दौरान एक्वस मीडिया ज्यादातर यूज किया जाता है। क्लियर। और इसमें मेनली दो टाइप्स के यूज किया जा रहा है, और भी बहुत सारे हैं, डिटेल से देखेंगे। जब मोस्ट कॉमनली दो यूज किया जाता है, फर्स्ट यहाँ पर ग्लिसरीन ग्लिसरॉल होता है, सेकंड पॉलीविनाइल एल्कोहल। ठीक है। तो जो ग्लिसरीन ग्लिसरॉल होता है, ये मोस्ट कॉमनली एक्वस मीडिया होता है, और ये टेम्पररी माउंट करने का काम करता है। ठीक है, परमानेंट नहीं है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये डिहाइड्रेशन और क्लियरिंग दोनों की प्रोसेस को क्या करना है, प्रिवेंट करना है, इसलिए यहाँ पर टेम्पररी माउंट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉलीविनाइल अल्कोहल जो होता है, तो ये अल्टरनेटिव टू द ग्लिसरीन जेली, यही ग्लिसरीन जेली का एक अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, जो कि ऑफन यूज्ड इन द इम्यूनोफ्लोरेसेंस और फ्रोजन सेक्शन ऑफ द लिक्विड स्टेन। ठीक है ना, लिपिड स्टेन। अगर आपके पास फ्लोरेसेंस स्टेनिंग कर रहे हैं, ठीक ना, या फ्रोजन सेक्शन यूज कर रही हैं, द लिपिड स्टेन यूज कर रहे हैं, इस दौरान आप पॉलीविनाइल एक्वस मीडिया यूज करेंगे। ठीक है, तो होप सो आपकी तीनों समझ में आ गया होगा। और भी थोड़ी सी इसकी डिटेल्स में चलती हैं, ठीक है ना। डिटेल्स में आने से पहले पहले यहाँ पर हम इसकी प्रोसीजर को समझ लेते हैं, क्योंकि प्रोसीजर समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप इतना समझ गए तो आप इसको करेंगे कैसे, ठीक ना, कैसे आप जो होता है इसको माउंट करके रखेंगे। सबसे पहले आपके पास इस तरीके से टिश्यू प्रिपेयर वाली स्लाइड रहेगी, ठीक है ना, और साथ में आपके पास एक तरीके से इस तरीके से एक कवर स्लिप रहेगी, ठीक है ना, और आपके पास ड्रॉपर के रूप में इस तरीके से आप माउंटिंग मीडिया सॉल्यूशन रखे रहेंगे। ठीक है ना, तो आपको करना क्या है कि एक से दो ड्रॉप आप माउंटिंग मीडिया, ठीक ना, ये सेंटर वाले जो टिश्यू है इसके ऊपर आप रखिए। ठीक है, और उसके ऊपर रखने के बाद फिर यहाँ पर इमीडिएटली ही आप क्या करिए कि कवर स्लिप को इस तरीके से इन्वर्ट कर दीजिए। ठीक ना, इमीडिएटली आप फोर्सफुली इसको इन्वर्ट कर दीजिए। जैसे आप इन्वर्ट करेंगे तो ये पूरा मीडिया जो होता है इस चारों तरफ स्प्रेड हो जाएगा, उसको माउंट कर देगा। वही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुट 1 to 2 ड्रॉप ऑफ द माउंटिंग मीडिया ऑन द मिडिल ऑफ द टिश्यू सेक्शन ओवर द स्लाइड। ठीक ना, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया आपको, तो वही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। क्लियर, कि ये सेंटर में आप इसको पुट करिए, देन इसके बाद सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट कवर स्लिप द सेक्शन। ठीक ना, आप कवर स्लिप को सेलेक्ट करिए अप्रोप्रिएट में। ठीक है, नेक्स्ट रैपिडली इन्वर्ट द स्लाइड ओवर द कवर स्लिप है, तुरंत आप क्या करिए इसको इन्वर्ट कर दीजिए, जो स्लाइड है और कवर स्लिप, तो इस कवर स्लिप को जो है आप नीचे रखिए और स्लाइड को जो है ऊपर आप इन्वर्ट कर दीजिए। माउंटिंग मीडिया स्लोली द स्प्रेड अंडर द कवर स्लिप। ठीक ना, अंडर द कवर स्लिप से माउंटिंग मीडिया क्या हो जाएगा, धीरे धीरे स्प्रेड हो जाएगा, और स्प्रेड होकर के इस तरीके से माउंट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस की जाती है, ठीक ना, लगभग 1 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाती है। देन इसके बाद यहाँ पर जो एक्सेस अमाउंट में अगर डीपीएक्स या कोई भी मीडिया लगा हुआ तो आप टिश्यू पेपर वगैरह यूज करिए और उससे आप वाइप कर दीजिए। ठीक है ना, नेक्स्ट इसके बाद फिर इसको आप माइक्रोस्कोपी के लिए अपने जो सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट हो या कि जो होता है हिस्टो टेक्नोलॉजिस्ट डॉक्टर हो, उसको आप हैंड ओवर करिए, वो माइक्रोस्कोपी कर देंगे। या कि आप एक्सपर्ट है तो आप भी इसको माइक्रोस्कोपी करके अपना रिपोर्टिंग तैयार कर सकते हैं। क्लियर, इतना आप इसके बारे में समझ गए। अब चलिए थोड़ी सी यहाँ पर और प्रिकॉशन के बारे में समझ लेते हैं कि इसमें हम आपको प्रिकॉशन क्या अप्लाई करना है। कि टू स्मॉल अमाउंट ऑफ द माउंटिंग मीडिया, अगर आप सबसे कम मात्रा में माउंटिंग मीडिया यूज कर रहे हैं तो उस दौरान आपको जो होता है एयर बबल्स जो होता है अपीयर होने लगेंगे स्लाइड और कवर स्लिप के बीच में, बहुत ही कम मात्रा में। या कि आप एक्सेस अमाउंट में, ठीक ना, टू मच अमाउंट ऑफ माउंटिंग मीडिया, अगर एक्सेस अमाउंट में आप माउंटिंग मीडिया का यूज कर रहे हैं तो उस दौरान क्या होगा कि मे स्प्रेड बियॉन्ड द एज ऑफ द कवर स्लिप एंड सैंपल में आल्सो द फ्लोट। मतलब कहने की ये है कि आपका कवर स्लिप के किनारे किनारे जो होता है पूरी चारों तरफ फैल जाएगा, और साथ में जो टिश्यू सैंपल है तो वो भी इधर उधर फ्लोट होने लगेगा, बहने लगेगा। ठीक ना, अगर आप इसके अमाउंट में यूज करने, तो ये प्रिकॉशन आपको अप्लाई करना है। सफिशिएंटली वाइड टू द कवर द स्लाइड, ठीक ना, मतलब कि आप सफिशिएंटली मात्रा में ही यूज करिए। क्लियर, चलिए अब आगे हम पॉइंट को और थोड़ी सी यहाँ पर समझते हैं।
ठीक है ना, कि एडवांस तरीके से थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए, क्योंकि कंपटीशन में पूछा जाता है, ठीक है। रेजिनस जो मीडिया होता है इसको फर्दर तरीके से बताया अभी कि एक नेचुरल रेजिनस होता है, सेकंड यहाँ पर सिंथेटिक होता है, क्लियर। तो इसके अंतर्गत कनाडा वाल्सम यूज किया जाता है, ठीक ना, जो मोस्ट कॉमन है। और भी एडवांस में फिनाल वाल्सम यूज किया जाता है, इसको हम वेरिएंट ऑफ द कनाडा वाल्सम भी कहते हैं, कनाडा वाल्सम का वेरिएंट फॉर्म भी होता है, ठीक ना। और ये डामर वाल्सम यूज किया जाता है, जिसको हम गम डामर भी बोलते हैं, यू पैरेलल भी यूज किया जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जरूर याद करिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी को आपको सेम देखने को मिलेगा, थोड़ी सी प्लस माइनस रहता है 1 का। जैसे यहाँ पर देखिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1.52 से लेकर के 1.54 देखने को मिलेगा। सेम यहाँ पर आपको इसका भी नजर आएगा और इसका भी 1.48 नजर आएगा, ठीक ना। सिंथेटिक रेजिन के अंतर्गत डीपीएक्स जो होता है मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 रहेगा, ठीक ना। हिस्टोमाउंट भी इसको यूज किया जाता है इसके अंतर्गत, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ इतना रहता है, ठीक ना। कवर बॉन्ड भी यूज किया जाता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.53 रहता है, ठीक ना। घर से न्यूट्रल माउंटिंग मीडिया यूज किया जाता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.51 रहता है, ठीक ना। हिस्टोक्लेट यूज किया जाता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54 रहता है। और पर माउंट जो होता है 1.526 यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस कुछ तरीके से आप इनका माउंटिंग मीडिया आपको का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो लगभग सेम ही देखने को मिलेगा, 1 प्लस माइनस रहेगा, आप इतना याद रखिए, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर जो एक्वस मीडिया है इसको भी और भी यूज किया जाता है। एक्वस को वाटर के रूप में भी यूज किया जाता है, ग्लिसरीन के रूप में भी, ग्लिसरीन ग्लिसरॉल के रूप में भी है, अपैथी मीडियम के रूप में भी है, पेरेंट मीडियम और हाईमेंस मीडिया, इन सभी के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो इसको आप जरूर अपने माइंड में एक दो बार पढ़ के रखिए, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर कॉमन जो माउंटिंग मीडिया है और साथ में इसका यूजेस है, तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यूजेस और इम्प्लीकेशन जरूर पूछा जाता है कभी कभार, ठीक है। जिसमें से ये पूरे माउंटिंग मीडिया का नाम दिया गया है कि रेजिनस डीपीएक्स होता है कनाडा, यू पैरेलल, एक्वस ग्लिसरॉल, ठीक ना, ग्लिसरीन, अपैथी, पेरेंट और पॉलीविनाल, ये सभी जो होता है यूज किया जाता है। तो आप जरूर इसको अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। इम्प्लीकेशन की बात करें तो मतलब कि यूजर्स किसके इसके लिए कैसे यूज किया जा रहा है, बहुत ही इजी है। एक दो बार इसको वीडियो का आप पॉज करके आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में चला जाएगा, ठीक है ना। तो इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में आपके सामने। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, सपोर्ट करिए, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।